अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल हमने करना है 8वां न्यूमेरिकल। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown. Find the tension in each string. अब ये देखें कि 2 वज़न लटक रहे हैं एक डोरी के साथ। एक डोरी आप इतनी समझो और एक डोरी इतनी समझो, यानी 2 समझ लो आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी टेंशन मालूम करनी है और यहाँ पे भी। एक चीज़ का आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो टेंशन होगी ना वो सिर्फ इस वज़न की वजह से होगी, इसके साथ सिर्फ ये लटक रहा है। ऊपर जो है ना टेंशन वो इन दोनों की वजह से होगी, क्योंकि उसके ऊपर इन दोनों का वज़न आ रहा होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, मास 1 हो गया हमारे पास 5 kg, मास 2 हो गया 3 kg और टेंशन 1 और टेंशन 2 हमने मालूम करनी है। तो याद रखें कि हमें मास दिया गया है, ठीक है। तो टेंशन इज़ इक्वल टू वेट होता है, मास तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, वेट को मास को वेट में चेंज कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, टेंशन इज़ इक्वल टू वेट और वेट इज़ इक्वल टू mg करेंगे। पहले हम टेंशन 2 निकालते हैं, यानी कि नीचे वाले हिस्से की टेंशन। तो T2 इज़ इक्वल टू W2 और वो होगा M2g। दोबारा से घबराना नहीं है कि ये M2g कहाँ से आया। तो टेंशन वेट के इक्वल होती है, ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मास था, तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेट बन जाएगा, ठीक है। तो वेट की जगह हमने ये लिखा। तो ये जो T2 हमने मालूम करनी है ना, उसके लिए W2g वाला फार्मूला लगा, M2g का फार्मूला लगेगा। T2 इज़ इक्वल टू M2 की वैल्यू 3, G की वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन आ गई। इतने हिस्से में ये वाला स्ट्रिंग की टेंशन कितनी आ गई, 30 न्यूटन। अब हमने टेंशन 1 निकालनी है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। तो उसके साथ वेट W1 यानी कि वेट 1 और वेट 2 दोनों हैंग हो रहे हैं। तो वेट की जगह पे मास वाला फार्मूला M1g प्लस M2g, इन दोनों में g कॉमन है, ठीक है। तो बाकी M1 प्लस M2, यानी मास दोनों प्लस करके g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास एक 3 था, एक 5 था, प्लस किया 8 को 10 से किया तो 80 न्यूटन। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कॉमन लेने वाला इसलिए कि जी दोनों में कॉमन है, तो एक ही दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास। और अगर अलग-अलग भी करते हैं तो 30 प्लस 50 आएगा, तब भी हमारा आंसर 80 न्यूटन आएगा, उससे कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अगर हम M1g प्लस M2g करते हैं तो 30 प्लस 50 तब भी 80 न्यूटन आंसर आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लें। 9th वाला क्वेश्चन है आपके पास। A nut has been tightened by the force of 200 Newton using 10 cm long spanner. एक 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर के साथ 200 न्यूटन की फोर्स लगा के एक नट को किया गया है टाइट। अब आपने बताना है कि अगर उसी नट को आपने लूज़ करना है और फोर्स 200 की बजाय हमने कम लगानी है, 150 न्यूटन लगानी है, फिर हमें कितना लंबा स्पैनर दरकार होगा। इस बात को गौर से समझिए। आप ऐसे समझें कि जैसे एक नट को टाइट किया किसी बड़े ने ज़्यादा फोर्स लगा के, अब एक थोड़े छोटी उम्र के कमज़ोर बंदे ने खोलना है जिसकी फ़ोर्स 200 नहीं है बल्कि 150 है। तो अब वो कैसे खुलेगा भी ज़रूर, तो फिर कैसे खुलेगा, तो वो स्पैनर की लेंथ में चेंजिंग ला के खुलेगा। पहले 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर था, अब देखते हैं कि कितना लंबा स्पैनर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उस नट को खोले। नट एक ही है। तो बच्चों, पहले जो फोर्स लगी 200 न्यूटन और स्पैनर की लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। फोर्स 2 आपने लगानी है 150 न्यूटन। अब लंबाई कितनी होनी चाहिए इस फोर्स के लिए, ठीक है। हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते, इसलिए कि दोबारा से हमें लेंथ ही मालूम करनी है, तो वो भी आंसर आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप बेशक चेंज कर लें मीटर में, आपका आंसर मीटर में आएगा, फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। इस वजह से कि ये लेंथ कम होती है, मीटर में आंसर बहुत छोटा आता है, तो हम इसलिए इसको सेंटीमीटर में रहने देंगे सिर्फ इसी सवाल में। टॉर्क टू टाइटन द नेट, नट को टाइट करने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो बराबर है टॉर्क जो कि लूज़ करने के लिए चाहिए नट को, ठीक है। जितने टॉर्क से आप नट को टाइट करेंगे उतना ही टॉर्क चाहिए उसको लूज़ करने के लिए। F1 मल्टीप्लाई L1, ये आपके पास आ गया टॉर्क नट को टाइट करने के लिए, इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2 यानी कि लूज़ करने के लिए। F1 200, L1 10 हो गया, F2 की वैल्यू 150, L2 आपने मालूम करना है। L2 इधर रखें, 150 को इक्वेशन की साइड पे लाइन डिवाइड हो जाएगा।
0 0 से कट गया, 15 को 200 से किया तो हमारे पास 40/3 आंसर, और हम इसको डिवाइड करेंगे 13.3 सेंटीमीटर, हमारे पास आ गया L2। यानी कि आपने अगर फोर्स कम की है, ठीक है, 200 की बजाय कम करके 150 कर दी, तो स्पैनर लंबा लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर का नहीं चलेगा बल्कि 13.3 सेंटीमीटर का स्पैनर आपको चाहिए होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम। आपने उसको 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रखा है और टोटल आपके पास लंबाई है उस मीटर रॉड की, जो रॉड लिया 1 मीटर। अब दूसरी साइड पे आप कितना वज़न लटकाओगे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हो। अभी आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एक बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लंबा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनता है जी, जिसका इधर से भी इधर तक आधा मीटर यानी कि 0.5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 0.5 मीटर। समझ आई? शुरू में सिर्फ इतना याद रखें, 1 मीटर लंबा रॉड, ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इस साइड पे भी 0.5 मीटर, इस साइड पे भी 0.5 मीटर। अब वो कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर, जो कि अब मीटर में हम उसको चेंज कर लेंगे क्योंकि बाकी मेजरमेंट मीटर में है, यानी 0.2 मीटर के फासले पर हमने 100 किलोग्राम वज़न लटकाया है, ठीक है। वज़न को हमने वेट में चेंज कर लेना है, तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स चलती है, मास नहीं चलता, तो वेट फोर्स होता है, तो इसलिए हम वेट यूज़ करेंगे। W1 इधर लटकाया है। अब एक साइड पे तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 मीटर के फासले पे W1 लटका दिया। अब वो कहते हैं कि दूसरी साइड पे आपने किनारे पे लटकाना है, यानी उसका फासला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये आधा जो मीटर रॉड है यानी 0.5 मीटर। तो फिर फोर्स कितनी चाहिए हो, इस वेट की कितनी है लंबाई, दरमियान से हमेशा नापते हैं 0.2। इधर जो वेट लटकाना है उसकी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5। टॉर्क में हमेशा क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, तो ये फोर्स है और मोमेंट आर्म इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मापेंगे तो वो 0.2 है। यहाँ पे फोर्स W2 है जो हमने मालूम करनी है, और मोमेंट आर्म क्या होगी 0.5, यानी मोमेंट आर्म हमने चेंज किया, तो अब देखेंगे वेट कितना आता है। खैर पहले तो मैथ था हमारे पास ये 10 kg, इसको हमने चेंज किया वेट में, तो वेट इज़ इक्वल टू mg होता है, यानी इस 10 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन। डिस्टेंस था इसका 20 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, वो आ गया 0.2 मीटर। अब दूसरा जो डिस्टेंस था वेट 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो आ गया 50 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड किया 0.5 मीटर। W2 आपने मालूम करना है। अब जो सवाल के मुताबिक क्या हुआ है, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एक टॉर्क वो होगा ये वेट और ये मोमेंट आर्म, दूसरा टॉर्क ये वेट और ये छोटी वाली मोमेंट आर्म। W1 मल्टीप्लाई AG, यहाँ पे A है हमारे पास, यहाँ पे AG, और W2 मल्टीप्लाई BG। W1 100 हमारे पास न्यूटन, AG का फासला 0.2, W2 मालूम करना, BG का फासला 0.5। 0.5 को इक्वेशन की साइड पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 40 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स आपने लगानी है वो कितनी लगानी है, 40 न्यूटन, तब जाके ये वाला वेट उससे बैलेंस होगा। आई समझ? बहुत आसान है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। समझना सिर्फ ये है कि इसकी लंबाई कितनी है मीटर में, ग्रेविटी से यहाँ तक फासला कितना है, वेट को कितने फासले पे, सेंटर से देखना है कितने फासले पे लटकाया गया, ठीक है। फिर आपने टॉर्क दोनों साइडों के मालूम कर लेने हैं। एक टॉर्क है ये वाली मोमेंट आर्म और ये वाले वेट वाला, दूसरा टॉर्क है ये वाली मोमेंट आर्म और ये वाला वेट, जो हम मालूम करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मास दिया हुआ है आपको, तो आप इसको वेट में चेंज करोगे। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे, यहाँ पे है ना डिस्टेंस ऑफ वेट W1 फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप लिखोगे वज़न W1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला, और यहाँ पे आप लिखोगे W2 या फोर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला। यहाँ पे आप लिखोगे सवाल की शर्त के मुताबिक
और ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से आएगा। पिछले सवालों में भी आप जो उर्दू लिखोगे वो भी इसी तरह से होगी। जैसे ये था टॉर्क टू टाइटन नट, नट को कसने का टॉर्क, और ये होगा नट को ढीला करने का टॉर्क। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, आप किसी तरह से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और एंड पे आपने यूनिट लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। न्यूटन है, मीटर है, जो भी है वो आप लाजमी मेंशन करेंगे। थैंक यू।